हेलो, हाय एवरीवन। वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। तो आप सभी लोगों को सुप्रभात, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और जो लोग अभी तक सो रहे हैं उनके लिए वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, जगिए आप लोग। वैसे हम लोग बहुत दिन बाद ऐसे सुबह के टाइम मिल रहे हैं। आजकल तो हम लोग डेली रात में या फिर शाम को ही मिलते थे। मैंने कहा है ना कि वीडियो मिलेगी बट कोई फिक्स टाइम अभी नहीं रहेगा। थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि पंक्चुअलिटी में कमी आ गई है आजकल। तो थोड़ा सा काम है इधर, इस वजह से डेली हम लोग टाइम टू टाइम नहीं मिल पाते हैं। बट धीरे धीरे ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 32 है। इसके पहले हम 31 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आई थिंक 31 या फिर 30 कर चुके हैं, हाँ। तो इसके पहले अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। आई होप कि आपको मतलब वहाँ पे जो है वीडियो जो पड़ी हुई हैं, जो क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। और वीडियो आपको पता ही है कि टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, नेट या होम साइंस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। और पढ़ाई आप लोग उस तरीके से करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम का है कि एग्ज़ाम बहुत ही समझिए मतलब जल्द से जल्द आप लोगों को जो है डेट के बारे में पता चल ही जाएगा। आयोग इस पे जो है काम जो भी चल रहा है अच्छे से चल रहा है। और न्यूज़पेपर वगैरह में भी आजकल देखिए काफ़ी न्यूज़ आने लग गई है एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो बिल्कुल एकदम बी प्रिपेयर्ड वाली आप सिचुएशन रखिए अपने दिमाग में। और तैयार रहिए बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए, है ना। मेंटली फिजिकली हर तरीके से आपको तैयार रहना है। और जब आप मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से तैयार रहेंगे तभी आप परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे। और बाकी दूसरी चीज़ें ये हैं, पढ़ाई से हट करके दो चार बातें वो भी हो जाएं कि देखिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। निगेटिविटी बहुत ही तेज़ी के साथ फैलती है और हम निगेटिव चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी भी जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो कोशिश आपको ये करनी कि आपको पॉजिटिव रहना है और अच्छी चीज़ें करनी है। अच्छे कर्म में अपना जो है योगदान देना है, ठीक है, ना कि नेगेटिव चीज़ों में या फिर किसी का बुरा करने में। अच्छी चीज़ें करिए और अच्छा सीखिए और कोशिश करिए कि अच्छा दूसरे लोगों को भी सिखाइए, ठीक है। अगर जो सीख लेता है, जो लोग भाई थोड़ा सा क्यूरियस होते हैं वो दूसरों का देख करके ही सीख लेते हैं। लेकिन अगर सभी लोग सेम नहीं होते ना, सबके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। तो ये सब बातें हैं। चलिए फिलहाल आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इन सब बारे में कभी और बात करेंगे। थोड़ी थोड़ी बात करना लेकिन बहुत ज़रूरी है। बातचीत करते रहिए, जितने भी आपके दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, उनसे बातचीत करते रहिए। और तरह तरह की चीज़ें हैं। एक आपस में एक होना चाहिए, है ना, आपसी संबंध और आपसी एक कह सकते हैं कि जो एक रिश्ता होता है उसको बढ़िया बनाए रखिए। और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, सबसे अच्छे एवं उत्कृष्ट श्रेणी के पर्दे होते हैं सूत के, लिनन के या फिर रेयॉन के या ग्लास फाइबर के। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो ग्लास फाइबर के कर्टन्स होते हैं वो काफ़ी उत्कृष्ट और अच्छी श्रेणी के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप होल्स्ट्री का उपयोग किया जाता है फर्श पर बिछाने में, पलंग पर बिछाने में, फर्नीचर को ढकने में या उपर्युक्त सभी। तो आपका जो अप होल्स्ट्री होता है इसका उपयोग किया जाता है फर्नीचर को ढकने में, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चादर के कपड़े में से मतलब चादर का जो कपड़ा होता है वो कैसा होना चाहिए आपका। तो कैसा होना चाहिए, सिकुड़न रोधी क्षमता होनी चाहिए, यानी कि सिकुड़ने वाला ना हो, ठीक है। फिर सघन होना चाहिए, इट्स मीन कि जो उसकी वीव मतलब बुनावट है, उसका जो टेक्सचर है वो कैसा होना चाहिए, सघन होना चाहिए, ठीक है, डेंस हो। सी है हमारा कि रगड़ एवं घिसावट सहने का गुण होना चाहिए। डी है आपका उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो जाहिर सी बात है इसमें आपकी तीनों चीज़ें होनी चाहिए। कोई भी चादर आप ले आते हैं, बार बार अगर सिकुड़ेगा तो बार बार उसको आयन करना पड़ेगा, है ना। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ठीक है। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रेपरी। तो ड्रेपरी का क्या काम है, पूरी खिड़की को नहीं ढकता है बल्कि इससे खिड़की का केवल कुछ ही हिस्सा ढका जाता है। बी है पूरी खिड़की को ढकते हुए लटकाया जाता है। सी है उपर्युक्त दोनों ही। और डी है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो ड्रेपरी होती है वो उसको क्या किया जाता है, पूरी खिड़की को ढकते हुए लटकाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी के साथ जाएंगे हम। नेक्स्ट है, योजना में परिवर्तन लाने के समय क्या करना चाहिए। जब हम किसी भी अपनी प्लानिंग में परिवर्तन लाते हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, सही विकल्प का तैयार करना चाहिए या उपयुक्त विकल्प तैयार करना चाहिए, ए और बी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब अगर आप योजना में परिवर्तन लाने के समय हमें क्या करना चाहिए, पहली चीज़ तो हमें सही विकल्प चूज करना चाहिए, जो बिल्कुल करेक्ट ऑल्टरनेटिव हो आपका, बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल सही हो, उसको हमें चूज करना चाहिए। और दूसरा है क्या, एकदम अप्रोप्रिएट हो, समझ गए आप, एकदम उपयुक्त विकल्प हो, जिस काम के लिए आपने जो योजना बना रखी है वो
सही भी होना चाहिए और आपके लिए प्रॉपर मतलब एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। इस वजह से हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, योजना के नियंत्रण से क्या लाभ हो सकता है? साधनों का उचित उपयोग मतलब प्रयोग और लक्ष्यों की प्राप्ति, या फिर आपका ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो योजना में जब आप कंट्रोल करके कोई चीज़ करेंगे, जो हम प्लानिंग, आपको पता है ना कि हम लोग होम मैनेजमेंट के वो 4 स्टेप्स पढ़ते हैं, तो उसमें जो आपका प्लान को अगर आप कंट्रोल करके मतलब कंट्रोलिंग कर करके आप उसमें कर रहे हैं, अपने सोपान को फॉलो कर रहे हैं, या जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो भी व्यवस्था कर रहे हैं, तो अगर उसमें आप कंट्रोल कर करके चीज़ें करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूज़ भी होगा, और जो आपका गोल है वो भी, उसकी भी प्राप्ति आपको हो जाएगी। इस वजह से इसमें हम आपको सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना के क्रियान्वयन के समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यह देखना कि योजना के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, यह देखना कि यह देखना है कि योजना पर नियंत्रण है या नहीं, यह देखना कि योजना का निरीक्षण हो रहा है या नहीं, या फिर यह देखना कि लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं। तो इसमें जो कह रहा है सबसे महत्वपूर्ण, समझ गए आप, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो क्रियान्वयन के समय सबसे पहले ये देखा जाता है कि कार्य जो है हमारा, वो हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, समझ रहे हैं आप। इस वजह से हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे कि आपने मतलब जो एक सीक्वेंस बना रखा था, है ना, उस तरीके से आपका कार्य हो रहा है या नहीं। जब आपका कार्य उस तरीके से हो रहा होगा तभी माना जाएगा कि आपका जो क्रियान्वयन है वो अच्छे से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन के कौन से लाभ है? मूल्यांकन से, ए ऑप्शन है आपका, मूल्यांकन से पता चलता है कि लक्ष्यों की प्राप्ति की पूर्ति हुई या नहीं, लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होने का कारण क्या है, या फिर ये पता चलता है कि भविष्य की योजनाओं को कैसे अपेक्षाकृत अधिक अच्छा बनाया जाए, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन देख के ही आप समझ पा रहे होंगे, एक सेकेंड, ऑप्शन देख के ही आप समझ पा रहे होंगे, इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा, सभी करेक्ट होगा, क्योंकि तीनों बातें ऐसी हैं जिससे आपको लाभ ही दिखाई दे, इस वजह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन करते समय किन विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए? यदि निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो उनके कारणों की जांच करनी चाहिए, या फिर बी आपका, कि यह ध्यान रखना चाहिए कि असफल होने के कारणों को दूर करने का प्रयत्न किया गया अथवा नहीं, यदि कोई परिवर्तन किया गया तो उसका योजना की असफलता पर क्या प्रभाव पड़ा, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें भी आपका जो ऑप्शन है, जब आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको, कि अगर लक्ष्य नहीं पूर्ण हुए तो उसके क्या कारण थे, असफल होने के कारणों को दूर करने का प्रयास किया गया या नहीं किया गया, है ना, तीनों बातें इसमें रहेंगी। इसमें भी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी, कौन सा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक, डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, जब परिधान के दोनों भागों की रचना में आकर्षक एवं अलंकरण लगभग समान होते हैं तो वैसा संतुलन कहलाता है। औपचारिक, अनौपचारिक, लोकप्रिय, सांस्कृतिक, ठीक है। तो क्या होता है, जब बराबर इस तरीके का रहेगा तो उसको कौन सा कहते हैं, उसको कहते हैं औपचारिक संतुलन, ठीक है। शरीर व मन पर नियंत्रण की दृष्टि में कौन सी अवस्था खराब है? बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। तो आपको पता ही है कि जो यहाँ देखिए, जैसे आपके शरीर और मन की बात आती है, कंट्रोल की बात, उसके ऑप्शन में हम जाएंगे किसके साथ, उसके साथ हम जाएंगे सी के साथ, यानी किशोरावस्था, यानी कि अडोलसेंस, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बाल्यावस्था और शैशवावस्था और किशोरावस्था की जो एक एज दी गई है, कौन सी एज कौन से स्टेज के लिए होती है, ठीक है, मतलब कितनी एज कौन से स्टेज के नाम से जानी जाती है। यानी कि बाल्यावस्था का कितना, कौन से वर्ष से कौन से वर्ष तक है, एडोलसेंस का कौन से वर्ष से है, और आपका जो इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था वो कौन से स्टेज तक है। एक सेकेंड, हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि मानव संसाधन वो हैं जो सामुदायिक सुविधाएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, व्यक्तियों में अंतर्निहित है, या पैसा समाविष्ट करते हैं। तो ये देखिए पहले ही ऑप्शन लगा हुआ है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो बिल्कुल सही बात है, मानव संसाधन वो होते हैं जो आपके व्यक्तियों में निहित होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि फ्रॉइड के अनुसार व्यक्ति, एक सेकेंड, हाँ, फ्रॉइड के अनुसार व्यक्ति तभी परिपक्व स्वस्थ वयस्क बन सकता है यदि विकास के दौरान गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं, भावनात्मक द्वंद्वों का समाधान हो गया है, बच्चे के दोनों अभिभावक हैं, बच्चे को शारीरिक समृद्धि के लिए अवसर प्राप्त हुए। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो आपके फ्रॉइड हैं ये यही मानते हैं कि जब तक मनुष्य के जो उनके मतलब क्या कहते हैं, भावनात्मक उनके अंदर जो द्वंद्व है उनका अगर समाधान हो गया है तो ये मानते हैं कि अब जो व्यक्ति है वो क्या है, पूरी तरीके से वयस्क बन सकता है, समझ गए आप। तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड है, मतलब फ्रॉइड की जो फिलॉसफी है आप कह सकते हो, या उनकी जो विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग वो ये मानते हैं वो बात, ठीक है। नेक्स्ट है, एस्बेस्टस के रेशे विकसित करने वाले मजदूरों को निम्न में से क्या बीमारी होती है? कमजोर दृष्टि हो जाती है, पीठ दर्द होता है, फेफड़े की बीमारी हो जाती है, या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है।
फेफड़ों की बीमारी उन लोगों को हो जाती है। क्योंकि ये एस्बेस्टस क्या होता है, जिस तरीके से उसके जब वो लोग उसको काटते हैं या बनाते हैं तो उसकी छोटे-छोटे कण होते हैं जो वो साँस के मतलब जब साँस लेते हैं तो उससे उनके फेफड़े में चले जाते हैं और फिर वहाँ जा कर के एकदम बिल्कुल जम जाते हैं। तो इस वजह से फेफड़े में जो एल्वेओलाई होता है आपको बिल्कुल चॉक हो जाता है। उस वजह से उनको फिर ब्रीदिंग नहीं हो पाती और फेफड़े की ये बीमारी हो जाती है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो आपकी एल्वेओलाई है, जिसको हम लोग हिंदी में वायुकूपिका या वायुकोश बोलते हैं, ये किस चीज़ की सबसे स्मॉल यूनिट है और इसका फंक्शन क्या है? कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, आपने पढ़ा भी होगा। मैंने भी चैनल पे पढ़ा रखा है पूरा फेफड़े और सर्कुलेटरी सिस्टम या जितने भी सिस्टम है, डाइजेस्टिव है, एक्सक्रीटरी है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल आप ये बताइएगा, ठीक है। एल्वेओलाई किसकी सबसे स्मॉल यूनिट है और इसका फंक्शन क्या है? नेक्स्ट है, जब एक बुनकर वस्त्र निर्माण के लिए रेशों का चुनाव करता है तो वह निम्न में से किस विशेषता को दृष्टिगत रखता है? मोटाई को, समतल व स्वच्छता को, मजबूती को, प्रत्यास्थता व पैठन को। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो 1 2 3 4 सभी होंगे, ठीक है। ए के साथ जाएंगे, चारों चीज़ों को ध्यान में रखेगा। समझ गए आप? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई है, कशीदा है, कांथा है, चंबा कढ़ाई है, फुलकारी है। तो ये भी आपको पता ही होगा, बहुत ही आसान और बेहतरीन क्वेश्चन। सी के साथ जाएंगे। चंबा कढ़ाई जो होती है आपकी, वो कहाँ की होती है? हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है, कसूती पारंपरिक कढ़ाई है, बंगाल की, बिहार की, कर्नाटक की, कश्मीर की। इसमें भी हम सी के साथ जाएंगे कि कर्नाटक आपकी कढ़ाई है। इसमें भी सी और इसमें भी सी, ठीक है। तो कर्नाटक की कढ़ाई है कसूती, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्दे का उपयोग किया जाता है गृह की एकांतता बनाए रखने में, गृह की सुंदरता में वृद्धि करने में, मौसम से सुरक्षा प्रदान करने में या उपयुक्त सभी। तो आपको पता है सारी चीज़ें, एकांतता मतलब भाई बिल्कुल सही बात है, सुंदरता में भी वृद्धि होती है, मौसम से सुरक्षा भी प्राप्त होती है। इस वजह से हम डी के साथ जाएंगे, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है आप, अच्छा ये हम मुझे लग रहा कर चुके हैं हम, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। जो आपका आप क्वेश्चन उसको क्या करते हैं, फर्नीचर ढकने में उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, पश्मीना शॉल बनाया जाता है। पश्मीना शॉल जो आपका होता है वो पश्मीना बकरी के बालों से या अंगोरा खरगोश के बालों से या फिर केपरा हरकस बकरी के बालों से या उपयुक्त सभी। तो जो आपका पश्मीना शॉल होता है वो पश्मीना बकरी के बालों से बनाया जाता है। और आपका एक पश्मीना शॉल जो होता है वो हाथ से, मतलब वहाँ पर हाथ से ही बनाते हैं वो लोग, और कम से कम एक पश्मीना शॉल बनाने में उनको 250 से 300 घंटे लग जाते हैं। हाथ से बनाते हैं और ये जो शॉल होती है काफ़ी गर्म होती है और इसका जो ऊन होता है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का भी होता है और काफ़ी हल्की और गर्म शॉल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कश्मीर के कसीदा में चित्रण नहीं किया जाता है फूल पत्तियों का, फलों के गुच्छे का, चिनार की पत्तियों का, मानव आकृतियों तथा पशुओं का। तो जो कश्मीर का कसीदा होता है आपका, उसमें जो है ये जो मानव आकृतियाँ होती हैं और पशुओं का चित्र होता है, इनका उसमें चित्रण नहीं किया जाता है। इसमें भी हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, कश्मीरी नमदे का निर्माण किया जाता है ऊन को बुनकर, ऊन को निट कर, ऊन को जमा कर, उपर्युक्त सभी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको पता है ऊन को जमा करके जो है उसको फिर क्या कहते हैं, उसको जमाया जाता है, तह तह करके बिछाया जाता है, फिर उस पे गर्म पानी और कई सारे रोलरों के बीच से उसको पीट पीट करके बनाया जाता है, जमा दिया जाता है उनको, है ना। फिर ये आपका सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, कि बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई है, कशीदा है, चिकनकारी है, फुलकारी है या कांथा है। तो आपको पता ही है कि बंगाल की चिकनकारी क्या है, कांथा है। इस वजह से यहाँ भी हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा थोड़ा सा मैचिंग वाला है, यहाँ पर हम फॉर्म ये कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें जो आपका मैचिंग करनी है हमें थोड़ी सी, भौतिक कार्य जो आपका होता है वो किससे रिलेट करेगा, आपके उत्तरदायित्व से। एक सेकेंड। हम्म, हाँ, तो ये क्या होगा, भौतिक कार्य जो आपका होगा वो उत्तरदायित्व से, उसको हम मैच करेंगे। मनोवैज्ञानिक कार्य आपका क्या है, मानसिक तनाव से मुक्ति, बिल्कुल सही बात है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य क्या है कि लोगों में कोऑर्डिनेशन होकर के हम काम करते हैं, तो एक सामाजिक संबंधों को दर्शाता है। और जो आपका आर्थिक कार्य है वो विलासिता एवं बचत पर धन बाद में खर्च करना, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये मैचिंग हो गई। इसमें हम देख सकते हैं कि ए का दूसरा सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला जा रहा है, तो ए के साथ जाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इससे आपके 4 क्वेश्चन बन करके तैयार हो गए। नेक्स्ट है कोसा साड़ी। तो जो आपकी कोसा साड़ी जो होती है वो चांपा चांपा आपका छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से रिलेटेड है ये। इसके बाद आपकी जो महेश्वर साड़ी है वो महेश्वर से है, ये आई थिंक आपका एमपी में पड़ता है महेश्वर। फिर रेशमी साड़ी आपकी कहाँ से है, बनारस से है। और बालूचर आपकी है वो बालूचर से ही है। बालूचर वाला जो आपका है वो मुर्शिदाबाद से भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर इसमें मुर्शिदाबाद दिया गया होता तो हम उसके साथ भी चले जाते। तो ये आपका चारों चीज़ें मैचिंग की हो गई।
नेक्स्ट है प्रतिस्कंद, यहाँ पर प्रतिस्कंदता लिखा हो बट ये होगा प्रतिस्कंदता। क्या होगा? प्रतिस्कंदता। तो इसमें देखिए प्रतिस्कंदता का मतलब क्या होता है, इसको हम मैच करेंगे 5 से, यानी कि पूर्वावस्था में लौटना। किसी भी फैब्रिक को आप दबाओ और फिर जब आप उसको छोड़ दो तो वापस वो उसी स्टेज में लौट आए जिस स्टेज में वो पहले दबाने से पूर्व था। इस वजह से हम इसमें क्या मैच करेंगे? पूर्वावस्था में लौट जाना। फिर होता है निघर्षण। तो निघर्षण का मतलब होता है क्षारीय घोल से सफाई करना। मान लीजिए कोई भी फैब्रिक है, उसको आप क्षारीय घोल डाल करके उसकी सफाई कर रहे हैं। और जो आपका टो होता है, तो टो किसको बोलते हैं? जो छोटे रेशे होते हैं, किसके? लिनन के जो छोटे रेशे होते हैं उनको हम लोग टो बोलते हैं, और लिनन के जो लंबे फाइबर होते हैं उसको हम लोग लाइन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टेंटरिंग। तो जो आपका टेंटरिंग है उसमें क्या किया जाता है? वस्त्र की लंबाई चौड़ाई को ठीक करना। ये आपकी एक यांत्रिक परिसज्जा होती है। ठीक है। फिर आपका साइजिंग। साइजिंग का मतलब क्या है? धरातल में कड़ापन लाना। समझ गए? ये हमारा 5 क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। आप ये समझ लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपसे 1 नंबर में कहीं भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मैस्लो। अब यहाँ पर कुछ थ्योरी दी गई है और उस थ्योरी के किसने प्रपोज किए है ना, उनकी बात करी जा रही है। तो मैस्लो जो थे, मैस्लो ने क्या दिया था? हायरार्की ऑफ नीड्स। तो हम जाएंगे, यानी कि हिंदी में इनको बोलते हैं आवश्यकताओं की श्रेणीबद्धता। ठीक है। फिर है ब्रॉनफ्रेंड ब्रूनर। तो ब्रॉनफ्रेंड ब्रूनर ने क्या दिया था? इकोलॉजिकल सिस्टम दिया था। उसमें जो आपका ये था, इनका लास्ट वाला था ये, आई थिंक, हाँ, कि एक्सो सिस्टम। ठीक है। नहीं है। फिर हमारा कि एरिक्सन। एरिक्सन ने क्या दिया था? पहचान बनाम भ्रांति। ठीक है। इसके बाद फिर है वाइगोट्स्की। वाइगोट्स्की ने दिया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है। अब आप मुझे इसमें से क्वेश्चन बताना, 2 क्वेश्चन आप बताइएगा कि ये जो मैस्लो ने पूरी 5 दी थी ना, 5 स्टेजेस हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो ब्रॉनफ्रेंड ब्रूनर के भी ये पूरे 5 सिस्टम हैं, क्या क्या नाम है इनके, वो आप बताएंगे। ठीक है। एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस बहुत बड़ी हो जाएंगी, इस वजह से मैं नहीं कह रही हूँ, बट तीनों में से आप बता सकते हैं, बट ये दोनों आप ज़रूर बताइएगा क्योंकि इसका सीक्वेंस पूछा भी जाता है। होम साइंस का कोई भी एग्जाम हो तो इन दोनों लोगों के, तीनों लोगों के जो इसमें नाम दिए गए हैं, इसमें प्याजे को भी जोड़ लीजिए, आप कोहलर को भी जोड़ लीजिए, कोहलर नहीं, कोलबर्ग को जोड़ लीजिए। ये सब नेट में और आपके जितने भी टीजीटी पीजीटी एलटी इन सब के एग्जाम है उसमें सीडी में यहाँ सबसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। तो इनकी स्टेजेस आप बताएंगे, मैस्लो की और ब्रॉनफ्रेंड ब्रूनर की। फिर नेक्स्ट है हमारा कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? आपकी एच गार्डनर ने। किसने दी थी? एच गार्डनर, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर की बात है। इन्होंने 8 तरह की इंटेलिजेंस बताई थी। इनके इस थ्योरी में सीधे ये बात कही गई है कि व्यक्ति में कोई एक तरह की बुद्धि नहीं होती है। ठीक है। हर इंसान के अंदर उसकी क्षमता के अनुसार अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस हो सकती है। जैसे इन्होंने बताया था भाषाई बुद्धि, संगीतमय बुद्धि, इसके बाद क्या कहते हैं, स्पेशल इंटेलिजेंस, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे भाषा वाली बुद्धि, जिन लोगों की भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ हो उनको, उनके अंदर भाषाई बुद्धि होगी। जो लोग संगीत वगैरह की लैंग्वेज को पकड़ लेते हों और संगीत के अर्थ को बहुत अच्छे से समझते हों, उनके अंदर संगीत वाली बुद्धि, है ना। इस तरीके की चीज़ें हैं, 8 इंटेलिजेंस हैं पूरी इनकी। अगर आपको ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़नी हो तो वो हिमांशी सिंह का मैंने बताया था, लेट्स लर्न, वहाँ से आप जा करके इनकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सॉलिड तरीके से उन्होंने एकदम शॉर्टकट में बता रखा है। एक बार ज़रूर जा करके देखिए, इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका मिस नहीं होगा। ठीक है। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कौन करता है? पियाजे करते हैं। अब ये उनका, पियाजे की कितनी स्टेज? 4 स्टेज है ना। चारों के नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर क्रोनो सिस्टम किसने दिया था? अभी हम लोगों ने पढ़ा, यूनी ब्रॉनफ्रेंड ब्रूनर ने। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी आपके जो स्टर्नबर्ग उन्होंने दी थी। ठीक है। ये भी आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि फुलकारी का उद्गम हुआ है। तो फुलकारी का उद्गम कैसे हुआ है? गुलकारी से, चिकनकारी से, कशीदा से, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है, गुलकारी से हो रखा है, तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है बखिया। तो बखिया क्या होता है? फुलकारी में प्रयुक्त किया जाने वाला टाँका है, कशीदा में प्रयुक्त किया जाने वाला टाँका है, चिकनकारी में प्रयुक्त किया जाने वाला है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो आपका बखिया है वो किसमें? चिकनकारी में प्रयुक्त किया जाने वाला टाँका है, इसलिए हम जाएंगे सी के साथ। नेक्स्ट है मुर्री। मुर्री आपका कैसा है? गांठों वाला टाँका है, चपटा टाँका है, काज वाला टाँका है, या कच्चा टाँका है? तो जो आपका मुर्री होता है वो, तो मुर्री को आप मूली से रिलेट कर सकते हैं, और मूली में क्या होता है? गांठें होती हैं। इस वजह से जो आपका मुर्री टाँका है वो कौन सा है? गांठों वाला टाँका है। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है खटाऊ। खटाऊ आपका चपटा टाँका है, कच्चा है, जाली वाला है, या गांठों वाला है? तो खटाऊ को आप, वो जो खड़ाऊ पहनते थे पहले पुराने टाइम में लोग, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। और वो खड़ाऊ कैसा होता है? बिल्कुल फ्लैट होता है, एकदम जमीन में चिपका हुआ रहता है। तो जब चिपका हुआ मतलब फ्लैट, मतलब बिल्कुल चपटा हुआ। ठीक है। इस वजह से हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक। खटाऊ आपका कैसा टाँका है? चपटा टाँका। फिर नेक्स्ट है कशीदा कढ़ाई प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की, गुजरात की, कश्मीर की, राजस्थान की। तो कशीदा से ही आपको एक साउंड आ रहा होगा, कश्मीर की, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। फिर है कि कश्मीर की विशिष्ट कढ़ाई को कहते हैं चिकनकारी, कशीदा, खटाऊ, या औकमी।
तो जो विशिष्ट कढ़ाई की बात हो रही है, आपको यहाँ कशीदा नहीं बताना है, आपको क्या बताना है, एक सेकेंड, आपको बताना है ऑक्मी। कौन सी कढ़ाई कहते हैं, विशिष्ट कढ़ाई को क्या कहते हैं यहाँ की, ऑक्मी कहते हैं। डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। नेक्स्ट है बाग कढ़ाई में। बाग कढ़ाई में कढ़ाई वस्त्र के कुछ केवल हिस्से में की जाती है या कढ़ाई वस्त्र के संपूर्ण हिस्से में की जाती है, उपर्युक्त ए तथा बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आप बाग में क्या होता है, बाग में हर तरह के फूल होते हैं, पूरी बाग बिल्कुल, सॉरी फूल नहीं पेड़ होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे पेड़ भी होते हैं और बाग हरा भरा बिल्कुल होता है। तो आप ये कह सकते हो जो चीज़ हरी भरी रहेगी उसमें संपूर्ण हिस्सा आएगा, तो इस वजह से बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो कढ़ाई वस्त्र के संपूर्ण हिस्से में की जाती कौन सी, बाग कढ़ाई। ठीक है। फिर है कि कश्मीर का पश्मीना शॉल निर्मित किया जाता है सूती रेशे से, ऊनी रेशों से, रेयॉन के रेशों से या आपका रेशमी रेशों से। तो जाहिर सी बात है ऊनी रेशों से किया जाता है। फिर है कि साटिन टाँके भारत में लाए गए अंग्रेजों के द्वारा, चीनियों के द्वारा, जापानियों के द्वारा या बंगालियों के द्वारा। तो जाहिर सी बात है चीनियों के द्वारा ये आपके रेशे लाए गए थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कच्छ, काठियावाड़ एवं सिंध की इंटरलैसिंग कढ़ाई मिलती जुलती है चीन की कढ़ाई से, स्पेन की कढ़ाई से, इंग्लैंड की कढ़ाई से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका स्पेन है उसकी कढ़ाई से क्या करता है, काफ़ी मैच करता, मिलता जुलता। ठीक है, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है पंजाबियों की महत्वपूर्ण परंपरागत कढ़ाई है। तो ये बात आपको पता ही है कि कांथा है, पैच वर्क है, चिकनकारी है, फुलकारी है। तो आपकी फुलकारी आपको पता ही है। कांथा आपकी कहाँ की, पश्चिम बंगाल की है, और जो चिकनकारी है वो आपकी लखनऊ की है। और क्या कहते हैं, पैच वर्क आपका जो है आई थिंक राजस्थान में जो कढ़ाई होती है उसमें पैच वर्क वगैरह किया जाता है। आप बताइएगा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में अगर मेरा गलत हुआ तो। फिर है अब यहाँ पर हम लोगों ने थोड़े से, मेरे पास कुछ वन लाइनर चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है, बस आप नोट कर सकते हैं या खाली पढ़ सकते हैं। तो देखिए आपको पता ही है कि हम लोग वानस्पतिक रेशे पढ़ते हैं, प्रोटीन फाइबर पढ़ते हैं, है ना, सेलुलोजिक फाइबर और वानस्पतिक फाइबर दोनों एक ही हैं। इसमें देखिए क्या है, एक सेकेंड पहले मैं, हाँ, तो जो आपका हेम्प रेशा होता है वो कैसा है, तने से प्राप्त किया जाता है। सीधे एक लाइन में क्या है कि हेम्प वाला जो आपका रेशा है वो कैसा है, वो एक स्टेम फाइबर है, यानी कि तने से प्राप्त रेशा है। ठीक है। और इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कौन से पेड़ के तने से, कनेबस सटाइवा नामक पेड़ होता है उसके तने से इसको प्राप्त किया जाता है। इसके बाद जो सीसल वाला आपका होता है फाइबर, वो सीसल के पत्तों से प्राप्त किया जाता है। और जो मनीला रेशा होता है वो भी आपका तने से ही प्राप्त किया जाता है। एक लाइन में आप ये कह सकते हो कि जो हेम्प का रेशा है और मनीला का रेशा है ये किससे प्राप्त किया जाता है, तने से प्राप्त करने वाला रेशा है। और जो आपका सीसल है, मैं बता दूं, ये आपका सीसल एवं पिना, ये दोनों आपके पत्ते से प्राप्त होने वाली फाइबर है ना, आपने पढ़ा ही होगा। इसको मैं ऐसे बना देती हूँ। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि कपास के जो फूल होते हैं वो अर्ली स्टेज, मतलब जो प्रारंभिक अवस्था होती है उनकी, स्टार्टिंग के समय में वो किस कलर के होते हैं, क्रीम कलर के होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ समय के बाद, ये पता है डार्क पर्पल कलर के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, एकदम गाढ़े बैगनी कलर के हो जाते हैं आपके कपास के फूल। ठीक। फिर नेक्स्ट है जो कापोक का रेशा होता है आपका, एक चीज़ और बता दूं कि जो कापोक है और कॉटन है ये दोनों रेशों को बीज से मतलब प्राप्त किया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इनको बीज वाला रेशा कहा जाता है। और जो कापोक का रेशा होता है वो किस कलर का होता है आपका, पीले कलर का। किस कलर का, पीले कलर का। और ये बीज से प्राप्त होने वाला रेशा अभी मैंने आपको बताया ही। इसके बाद रेमी पे आ जाइए। जो रेमी होता है ये भी आपका नेटल के पौधे से प्राप्त किया जाता है। नेटल नामक एक पौधा होता है, उसके पौधों से क्या प्राप्त किया जाता है, रेमी का रेशा। और आपका जो कोयर रेशा होता है आपको, जिसको हम लोग नारियल के छाल से प्राप्त करते हैं, इसकी लंबाई आपकी 10 इंच होती है, कहीं कहीं पे 3 से 8 इंच भी लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट इसकी जो लंबाई कितनी है वो आपकी 10 इंच है। ठीक है। फिर है हमारा कि जो जूट है आपका, जूट को हिंदी में सन बोलते हैं, जो सन का रेशा होता है उसका उपयोग कागज व फिशिंग नेट बनाने में भी किया जाता है। ठीक है। बाकी उसकी रस्सियाँ और ये सारी चीज़ें तो बनाई ही जाती हैं। ये हो गया आपका एक लाइन का। फिर कि जो रेमी का रेशा होता है उसकी जो नमी होती है वो कपास व लिनन से अधिक होती है। कहने का मतलब ये है कि कपास और लिनन का जो रेशा होता है उसमें रेमी से कम नमी होती है। ठीक है। और रेमी का जो रेशा होता है वो ज़्यादा मतलब मॉइस्चर अब्जॉर्व कर सकता है इन कंपेरिजन टू कॉटन और लिनन के। ठीक है। फिर कि रेमी जो होता है वो भीगने पर कपास से अधिक मजबूत हो जाता है। यहाँ पर कंपेयर करने की बात होगी थोड़ी सी, यानी कि कपास का जो रेशा है वो रेमी से भीगने पर कमज़ोर रहता है, या आप ये कह लो कि रेमी का रेशा भीगने पर कपास से अधिक मजबूत होता है। ठीक, बात एक ही हुई। और रेमी का जो रेशा होता है इसको चाइना में, सॉरी हाँ मतलब वही चीन में, इसको चाइना ग्रास या रे के नाम से जाना जाता है। किसको, रेमी को, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर है हमारा कि जो हेम्प का रेशा होता है उसका रंग कैसा होता है, काला होता है। जो हेम्प का रेशा है उसका रंग काला होता है। और अगर आपको सफ़ेद हेम्प की ज़रूरत है या सफ़ेद हेम्प देखना है तो वो आपको कहाँ मिलेगा, मनीला में पाया जाता है। आई थिंक हमारा वन लाइनर भी ख़त्म हो गया। तो चलिए आज की वीडियो इतनी ही थी, और आप लोग देखिएगा क्वेश्चन में अगर कोई कन्फ्यूज़न या कोई आंसर जो रॉन्ग होगा तो कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा। तो चलिए फ़िलहाल
अब इतने ही क्वेश्चन थे, फिर मिलेंगे दूसरे क्वेश्चन के साथ। आजकल हम लोग टेक्सटाइल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इतने सारे क्वेश्चन जो हम अभी तक कर चुके हैं उसमें कुछ ना कुछ 2-4 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाने हैं, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो मान के चलिए प्रीवियस ईयर के हैं सब। मान के क्या चलना है, प्रीवियस ईयर ही है सब, है ना। तो चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन और नए नए क्वेश्चन, नए नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। सभी लोगों को गुड डे, और चलिए टेक केयर, बाय बाय।